देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को डेली जो है आपको कम से कम चाहे 10-20 क्वेश्चन लेके ही बैठो, रैंडम क्वेश्चन लेके बैठो। मतलब देखो 2011 से लेके 2024 के जो पेपर आपके सामने होने चाहिए टेबल पे। तो आप ऐसे जब भी मान लो पढ़ने से मन करे उठे तो बस जाके उठाओ पेपर, कोई से रैंडम पेपर उठा लो और ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करो जो आपको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, नॉलेज बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है आप उस क्वेश्चन को, तो उस क्वेश्चन में ट्रिक लगाने का प्रयास करो। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको, परंतु वही है उससे पहले आपका पूरा माइंड बैकअप होना चाहिए कि कितनी सारी चीज़ें मैंने सिखाई है, एक्सट्रीम वर्ड क्या होता है, ठीक है, फैक्चुअल स्टेटमेंट क्या है। तो ये चीज़ें जब माइंड में रहेगी ना तो आप आराम से, चाहे कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हो आप उसको सोल्व कर पाओगे। और मैं फिर 12 बता रहा हूँ, पीटी इसी से ही निकलेगा। और अभी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ 2025 का पीटी का कट ऑफ बता रहा हूँ, देख लेना, इससे ना ज़्यादा जाएगा उल्टा कम ही जाएगा, ठीक है। जर्नल का, प्योर जर्नल का कट ऑफ जाएगा ओनली 50 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा किसी हालतों से नहीं जाने वाला, ये अभी मैं बता रहा हूँ। और ओड ईयर में हमेशा कट ऑफ कम रहता है, आप उठा के देख लो, ओड ईयर में हमेशा कट ऑफ कम रहता है। सर 50 क्वेश्चन का मतलब क्या है आपका? 100 नंबर, 50 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर, 100। इससे ज़्यादा एक नंबर भी नहीं जाएगी, अभी मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना, इतने सालों का अनुभव है मेरा। और ओड ईयर में तो हमेशा कम रहती है। इस हिसाब से कितना टारगेट लेके चलना चाहिए प्रीलिम्स में? क्या? इस हिसाब से कितना टारगेट लेके चलना चाहिए प्रीलिम्स में? देखो टारगेट तो देखो, अगर आप ये ट्रिक लगाना सीख चुके तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मेरा तो ये मानना है, सोचना ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। देखो 100 क्वेश्चन नॉलेज बेस पे नहीं कर सकते, अगर आप नॉलेज बेस पे टारगेट कराओ तो आप स्वाभाविक बात 60-70 क्वेश्चन ही कर पाओगे, पहली बात तो ये हकीकत बात है, उससे ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे। जब आप ये ट्रिक अच्छे से सीख चुके हो तो फिर तो 100 क्वेश्चन करने चाहिए, उसमें बिल्कुल भी संदेह डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है EWS की कट ऑफ जाएगी, ये मान के चलो जो आपका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये मान के चलो उनका, मान के चलो 47 से 48 क्वेश्चन, मतलब 94 नंबर से लेके 98 नंबर तक रहेगा उनका, ठीक है। EWS से ज़्यादा कम भी नहीं रहने वाला, ये चीज़ याद रखना। फिर आती है ओबीसी का, ओबीसी का वही सेम है, ठीक है, ये 47 से 48 क्वेश्चन ही मान के चलो, उतना ही रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जनरल और OBS में, ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं रहा, ठीक है। एससी का मान के चलो 40 क्वेश्चन से कट ऑफ किसी हालतों से ज़्यादा नहीं जाएगा, 40 से मैक्सिमम 42 मान लो, 40-42 क्वेश्चन से बीच, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला, वो भी सॉरी एससी का, ठीक है। एसटी का भी लगभग इतना ही मान के चलो, लगभग प्लस माइनस 40 के मान के चलो, 38 से लेके 40 या 42 क्वेश्चन के समथिंग, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला। तो ये मान के चलो लगभग आप लोगों को, अब देखो पहली बात तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, मेरा बचपन से सिद्धांत रहा है, अब मैंने जैसे आज तक जो भी एग्ज़ाम क्लियर किया है ना, मैंने जनरल की कैटेगरी कट ऑफ से ही की है, मैंने IIT निकाला तो उससे ही निकाला है। उसका रीज़न ये है, चाहे मैं एसटी का हूँ, परंतु मैं कभी ऐसा सोच के तैयारी नहीं करता कि मैं एसटी का हूँ, ये यार मेरा मानना है कि सबको ऐसा ही तैयारी करना चाहिए। मैंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम निकाले हैं ना, तो मेरा जनरल कट ऑफ से, यार मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी भी निकलेगा जनरल कट ऑफ से निकलेगा मेरा, क्योंकि मैं कभी सोच के एसटी का सोच के तैयारी नहीं करता, और किसी को भी नहीं करना चाहिए, SC ST OBC EWS हो, सबको अपने आप को जनरल मान के ही तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों को, ठीक है, अभी जो है 60 से 70 क्वेश्चन सही करने का टारगेट लेके चलना है। मतलब आपको जो चाहे कट ऑफ इतनी जाएगी, परंतु आपका टारगेट होना चाहिए 120 से 130 नंबर के बीच में लाने का। सर अटेम्प्ट कितना करेंगे कि जो मतलब सेफ जोन में रहे? सेफ जोन, देखो मैं फिर अभी जो छोटी ने क्वेश्चन पूछा वही क्वेश्चन है आपका, तो मेरा मानना है कि अगर आप मेरी ट्रिक लगाना सीख चुके हो तो आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सोचना भी नहीं है। देखो सर मैं पिछली बार ओवर अटेम्प्ट नहीं किया था तो इसलिए दिक्कत हुई। नहीं वही तो बात है ना, पिछली बार आपके पास ट्रिक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ना, आप ये भी तो सोचो ना। अब आपके पास, सबके पास, आपके पास सारी चीज़ें हैं। आप मुझे बताओ, ये तो वही चीज़ होगी ना, मान लो कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है, अब मुझे बताओ कि आपके पास बहुत सारे हथियार है, कि किस टाइम कौन सा हथियार है यूज़ करना है। आपके पास बहुत सारे हथियार है तो आप सारे यूज़ करना चाहोगे ना, युद्ध जीतना चाहोगे तो। अब मान लो कि आपके पास 10 ही मिसाइल है तो आप क्या करोगे? 10 मिसाइल यूज़ करके सैली जीत पाओगे। जब आपके पास भाई मेथड है, अप्रोच है, क्वेश्चन सोल्व करने के अप्रोच आप सीख चुके हो, अब तो मैं तो वही चीज़ सिखा रहा हूँ ना डायरेक्ट, भाई कैसे आंसर निकाला जाता है, तो फिर क्यों नहीं लगाओगे आप, मुझे बताओ। फिर मैं अगर आप लोगों को बोलो कि नहीं 70-80 क्वेश्चन करो, ये गलत तरीका है, ये चीज़ याद रख लेना। मेरा मानना है कि 100 के 100 अटेम्प्ट करने चाहिए, जब आपके पास मेथड है, इतनी अप्रोच है, सब क्वेश्चनों पे अपन काम कर चुके हैं। अरे रिस्क लो, कोई नहीं, हमेशा ये चीज़ याद रखना, रिस्क लोगे तो फायदे में रहोगे। मैं तो अभी भी यही बोलता हूँ कि जो
कुछ क्लियर करिए थोड़ा सा, एटलीस्ट कितने क्वेश्चन कर ले उसमें कितने गलत हो तो फिर मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाए उसके। अरे भाई सीधी सर मान लीजिए हाँ सर मान लीजिए ट्रिक जिस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगे, चाहे उसको उसके बारे में पता भी ना हो, तो उसको क्या करना चाहिए? अरे छोड़ देना करना चाहिए? है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें सारे भाई मुझे बताओ, मैंने आज तक 2011 से लेकर 2023 तक तुम लोगों को सारे क्वेश्चन करवाए। मुझे बताओ ऐसा भी एक भी क्वेश्चन था जिसमें कुछ भी नहीं लगा हो? नहीं, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट होते हैं, चाहे मतलब क्वेश्चन बने ना बने, पर तो भाई 2 ऑप्शन के बाद में तो 100% खेलना ही चाहिए यूपीएससी में भाई, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। आज मैं आरओ का क्वेश्चन लगा रही थी, उसमें भी लग रही थी। मतलब लगता, हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ ना, अप्रोच आप लोगों की चेंज हो चुकी है ना। पहले आप नॉलेज लेवल पे देखते थे क्वेश्चन को, अब आप इस तरीके से भी देखना सीखोगे। मैं एक बार है ना, मेरे भाभी जो है वो भी टीचर वीचर की तैयारी करे, तो उसको मैंने बताया। तो अब उन देखो ये कोई चीज़ नहीं बताता, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो उनका ऐसा होता है कि भाई आ रहा तो टिक मारो, नहीं आगे बढ़ो, ठीक है। मैंने उनको बताई, देखो ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे भी आंसर आ सकता है। तो मेरा कहने का मामला है कि देखो नज़रिया चेंज करो, आपका जो है पूरी दुनिया बदल जाएगी भाई, आप ये चीज़ भरोसा कीजिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ट्रिक लगती है, रिस्क लो, कोई नहीं, गलत होंगे। मेरा मानना है देखो, जो 100 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, 40 क्वेश्चन गलत हो गए ना, तब भी कोई टेंशन नहीं है। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 40 क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए। पहली बात तो 40 क्वेश्चन गलत हो जाए ना, तब भी कोई टेंशन नहीं है, चाहे जनरल कैटेगरी का कोई भी हो। पर मेरा मानना चाहिए मैक्सिमम आपके 100 में से जो गलत होने चाहिए 20 से 25, इससे ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए, अगर आप अच्छे से ट्रिक को अप्लाई करना सीखते हो तो। ये मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे 2022 में लगभग मेरे ना 65 क्वेश्चन सही थे, और उस टाइम भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं क्वेश्चन मतलब कि ट्रिक अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाया था। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जिस दिन 100% परफेक्शन लेवल पे पहुँच गए ना आप, तो आराम से 70-80 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। और भाई लोग करते हैं भाई, क्या बात करो, 120, 130, 140 नंबर आते हैं लोगों को, ऐसे नहीं आते, वो मेहनत से नहीं आते हैं भाई। थोड़ा मेहनत भी होता है, तो साथ में ट्रिक को अच्छे से अप्लाई करना सीख जाता है, उनके आते हैं नंबर। तो मेरा मानना चाहिए 20 से ज़्यादा तो गलत नहीं होंगे। मान लो 25 हो गया, 30 भी हो गया, तब भी 120 नंबर आएंगे। 40 हो गया तब भी 95 नंबर आएंगे। सोचो और क्या चाहिए। सीसेट का बता दीजिए, और स्पोर्ट वाले क्वेश्चन का सीसेट का मैं बताता हूँ। सीसेट का तो सीसेट के लिए अलग अप्रोच है। देखो मैं पहले भी बताया हूँ, सीसेट का ये मानना है कि जिनका रीजनिंग और मैथ अच्छा है, रीजनिंग मैथ अच्छा मतलब जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, अभी आपसे बन रहे हैं PYQ सारे पेपर अगर बनते हैं, तो मेरा मानना है कि आप जैसे मान लो कि लगभग 55 के समथिंग क्वेश्चन आते हैं, 55 से 57 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मैथ रीजनिंग में अगर आप 40 क्वेश्चन बना पाते हो, ठीक है, उसमें से कुछ गलत हो गए टेंशन नहीं है, पर ये है कि आप 40 क्वेश्चन करने की एबिलिटी रखते हो, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन करने की एबिलिटी रखते हो, तो फिर आपको पैसेज में जो है, पैसेज में फिर छाट के ही करना है, मतलब समझ में। देखो ये अलग अलग सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर आपको रीजनिंग मैथ बहुत अच्छा है, 40 क्वेश्चन आप श्योर अटेम्प्ट कर ले, तो फिर रीजनिंग मैथ पैसेज में वही अटेम्प्ट करो जो आपको आ रहा है। और मानना देखो 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसका आराम से आंसर निकल जाता है, तो आप लोग 15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करो। मेरा मानना है 55 से 60 बेस्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। जिनका मान लो 40 क्वेश्चन जो है रीजनिंग मैथ करने के एबल होते हैं कि हाँ मेरे सही हो जाएंगे, 40 में 35 क्वेश्चन तो सही होंगे, तो वो ज़्यादा नहीं करे, पैसेज के 15 क्वेश्चन करे, 10 या 15 क्वेश्चन करे, उससे मोर देन इनफ है, ठीक है। पर दूसरी बात, वहीं दूसरी ओर जो मान लो जिन बच्चों का मान लो कि रीजनिंग थोड़ा बहुत अच्छा है, मैथ इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, मैथ में थोड़ा डर लगता है जो भी है, तो उनको रीजनिंग के जितने क्वेश्चन मान लो रीजनिंग के जैसे 25 क्वेश्चन की समथिंग आते हैं, ठीक है, तो रीजनिंग में कम से कम उनको 15 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट जरूर करने होंगे, ठीक है। उसके बाद में उनको पैसेज सारे करने हैं पैसेज, जिनका रीजनिंग मैथ कमज़ोर है सारे पैसेज करने हैं, मेरी ट्रिक को अच्छे से अप्लाई करना है, उनको बार बार पैसेज पे अच्छे से काम करना है। तो पैसेज पे काम करने के लिए उनको 27 के 27 पैसेज लगाने पड़ेंगे, तो कि कितना हो गया, 27, 15, 42 हो गया। लगभग मैथ के कम से कम भी 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, तो वो आपको करने पड़ेंगे। लगभग 50 क्वेश्चनों से कम तो किसी को भी अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर 50 से कम क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया ना तो मरेगा, ये गारंटी के साथ में बता रहा हूँ। रिस्क रहता है, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। चाहे मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा शानदार है कि आप 40 क्वेश्चन करते हो, 1-2 ही गलत होता तब एक अलग बात है, नहीं तो फिर अगर मान लो कि मामला इधर उधर है तो फिर तो गड़बड़ है। तो मेरा मानना है 50 से ज़्यादा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट जरूर करने चाहिए। तो फिर इस कंडीशन में फर्स्ट राउंड में रीजनिंग या मैथ के क्वेश्चन छाट के निकालना है, या रीजनिंग का निकालना है, या तो फिर कॉम्प्रिहेंशन पहले करें? जैसे मेरा मानना है कि सबसे पहले जो है आप लोग जो है जैसे
अगर आपने जिस पे कमांड किया है, अब जैसे मान लो कि पैसेज पे जिसने मान लो मेरी क्लासेज 8-10 बार देख ली हो, तो उसको पैसेज ही करना चाहिए एग्जाम में, सोचना ही नहीं है, एकदम पैसेज करो। जिस सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड है उसको पहले कराओ ना, तो आपका ये फ़ायदा हो जाएगा। जैसे मान लो पैसेज पे आप अच्छे से कमांड करके गए तो आराम से 40 से 45 मिनट में आप सारे पैसेज कर लोगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। उसके बाद में आपके पास सोचो 1 घंटा 15 मिनट बचेगा, तो छाट छाट के फिर रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन करते रहो, तो वो भी फ़ायदा है। मेरा मानना देखो, पैसे अगर सीसेट में जिसने एनसीईआरटी पढ़ लिया है, ठीक है, जो मैंने चैप्टर लगवाए हैं सारे क्वेश्चन जिसने कर लिए हैं, ठीक है, रीजनिंग जो है मैं करवाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। मैथ के जो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से आएंगे वही, और उसके बाद मेरे पैसे की क्लास देख ले तो सीसेट नहीं रुकेगा। पर मेरा मानना है एनसीईआरटी क्लास जरूर देखनी पड़ेगी आप लोगों को। एनसीईआरटी जहाँ तक कर लिए तो वहां तक के क्वेश्चन सही हो जाते हैं, अभी थोड़ा सा बाकी 4-6 चैप्टर, और फिर उसके बाद ये मैथ के कॉन्सेप्ट करने हैं जो आप वाली बुक है। हाँ, वो वहाँ से करने, तो वो तो मैं करवा ही रहा हूँ। पर मेरा मानना है कि एनसीईआरटी मैथ करने से साथ में जो है मेरी कंप्रेंशन क्लास देख लो, रीजनिंग की जो है रीजनिंग मैथ की मेरे पीवाईक्यू देख लो, उसी से हो जाएगा। और जो मेरी जो नोट बुक्स है उसके अलावा अलग से कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट के लिए सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। क्वेश्चन लगाओ, बार बार क्वेश्चन करो। मैं इसीलिए क्यों बार बार टेस्ट लेता हूँ, संडे पर लोग टेस्ट देते नहीं तो मैं क्या करूँ, गलती है ना आप लोगों की। भाई टेस्ट देने से आपकी कमियाँ पता लगती है, भाई कौन सा टॉपिक कमज़ोर है क्या है, तो आप तभी तो मेरे से पूछ पाओगे ना। जैसे नगीना के मैंने देखा कि पैसेज में बहुत गलत हो रहे हैं, निखिल पैसेज पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा, तो ये गड़बड़िया है ना। तो पता लगता है जब ये टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी तो पता लगेगा ना भाई आप लोग कहाँ गड़बड़िया कर रहे हो। मेरे साथ क्या हो रहा है, दो क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन सही हो जाता है, एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो प्रैक्टिस की कमी है। अच्छा, प्रैक्टिस करोगे अच्छे से हो जाएगा। और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखो कि अभी आपके पास टाइम है, गलतियाँ कर लो जितनी भी करनी है, सुधर जाओगे, मतलब गलतियाँ सुधार लोगे, अभी टाइम है। पर अभी बात वही है कि आप जब लगाने बैठोगे तभी तो होगा ना वो चीज़। चलो अभी रुको, मैं तुम लोगों को टेस्ट लेता हूँ, रुको, अभी पता लग जाएगा कौन कितना तैयार है। मैं पैसे की कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ आप लोगों से ना, जिससे पूछूंगा वही जवाब देना। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, पैसेज में आप मेरी क्लास देख के 25+ क्वेश्चन सही कर सकते हो, या मैं दावे के साथ बता रहा हूँ ये चीज़। वो देखा ना, वो एक लड़की है, वो बोल रही है कि सर बार बार मेरी आपकी क्लास डाल दो, उसके कभी 4 क्वेश्चन सही होते थे आपकी बार सोचो 2024 में उसके 17 क्वेश्चन सही है। तो मेरा कहना मतलब कि अगर आप अच्छे से इस चीज़ों पे काम करोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ 25+ क्वेश्चन सही कर सकते हो आप, पर वही ये काम करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं होगा। पैसेज वाली क्लासेस तो बार बार देखो, तभी माइंड अप्रोच आपका ऐसा बनेगा, नहीं तो फिर आप वही है कि अपना नॉलेज उन चीज़ों में फंसोगे फिर। चलो नर्मदा बताइए इसका पहले का आंसर। ओनली जस्ट आपको क्वेश्चन पढ़ना, पैसेज पढ़ने की मेरा मानना कि कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो मैंने अप्रोच करवाई है उसका अप्रोच यही है। अभी पता लग जाएगा, सबका टेस्ट लेता हूँ, इससे पता लग रहा है तुम लोग पैसेज की क्लास कितना कर रहे हो। नर्मदा बताओ। पढ़ ली। कोई आंसर देखने मत चले जाना, ना उठा के फेंक दूंगा बताइए। बता रही। डी। डी। ठीक है, रुक जाओ, अभी इसने डी बताया। अब काजल तुम बताओ, काजल। सर मेरा भी डी है, क्योंकि मैं पहले ही डी सोच के बैठी थी। शाबाश। अनु बताइए, अनु।
यस सर, एक सेकंड। सर डी। अच्छा नगीना, देखो सर, मैं इसको एलिमिनेट करती हूँ। न्यूनतम आवश्यक पूछ रहा है ये, ठीक है। प्रभावित मानव से प्रभावित करने वाली बाह्य वस्तुओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है, तो यह कोशिश करने की बात कर रहा है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। नियंत्रण किया ही नहीं जा सकता, हम अपने अंदर की चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। अरे तो भाई वो प्रयास करने की बात कर रहा है, कंट्रोल कर लिया है उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, ए और डी लग रहा तब जो हो। अब सोच चलो, तुम लोग क्लास नहीं कर रहे हो अच्छे से। रिवीजन नहीं हो सर पाया। बी और सी तो हट जाएंगे, क्योंकि मानव समाज में अधिमानव ये दोनों ये बात फालतू की बात है, ये मान्यता निहित है, मान्यता शैली होती है, ये स्टेरियोटाइप हो गया। मैंने कितनी बार बोला है, कभी भी याद रखना, देखो प्रोग्रेसिव थॉट रखो। ये तो स्टेरियोटाइप बोल दिया ना कि अलग अलग व्यक्ति क्षमता में असमानता ही होती है। अगर सोचो, अगर आप शासन करने में अगर ये भूमिका रखोगे तो फिर लोगों की जो है कैपेबिलिटी उनका यूज ही नहीं कर पाओगे। ये तो वही बात हो गई, जातिवाद वाली बात हो गई। भाई जो निम्न जाति के लोग तो इसी काम के लिए बने, उच्च जाति के काम जो है, आज भी ये माइंडसेट है भाई लोगों में कि भाई हाई क्लास जो है कि वो तो उनकी बुद्धि तेज होती है, इसलिए वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। पर हकीकत में ऐसा है क्या? नहीं भाई, सामाजिक ढांचा इस तरीके से बनाया गया कि वो जल्दी वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो भाई स्टेरियोटाइप हो गया, ये तो ऐसे कटेगा, ये ऐसे कट जाएगा। अधिमानव सुपर मानव क्या बात है। सार्वजनिक नागरिक भागीदारी में अपवाद है पूरे तंत्र की क्षमता के लिए सहायक है। एक्सट्रीम वर्ड कौन पकड़ेगा? मानव, देखो मानव जो है उसे प्रभावित करने वाली बाह्य वस्तुओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। प्रयास इस जनरल स्टेटमेंट हो गया। चलो अभी आ जाओ निखिल, अभी देखो सबका पता लग जाएगा कौन कितनी क्लास कर रहा है। हाँ सर, करिए इस क्वेश्चन। 2 मिनट पढ़ है, ठीक है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, तुम लोग लापरवाही कर रहे हो। मेरी क्लास नहीं देखोगे फिर दिक्कत होगी। मैं फिर 12 बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्लास देखो, बार बार देखो भाई। सर पैसेज की जरूरत, मैंने तो क्लास की ही नहीं। पैसेज की क्लास आप भेजे हैं क्या? अरे आप जाके देखिए, मैंने पीवाई की वाली भेजी है ना, 2011 से लेकर 2023। सर डी होगा। डी होगा? क्यों होगा ये बताओ पहले मुझे। सर इस पहले में दिया है कि विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो बहुत तेजी, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वहाँ से कट जाएगा सर। और यहाँ केवल दे दिया है, यहाँ कट जाएगा। शाबाश। यहाँ पर्याप्त साधन नहीं है, यहाँ कट जाएगा, ये होगा। ठीक, ये हुई ना बात। चलो अनु, मैंने भेजा है आपको, एक बार जाके देखिए। मैंने देखो जीएस एंड सीसेट 2011 से लेकर 2023 जीएस वाली भेजी है सारी, ठीक है। पैसेज वाली भी भेजा हूँ, तो 2011 से लेकर 2023 वाली आप देखो, आपके पास होगी वो प्ले लिस्ट। जीएस वाली तो है बट पैसेज वाली तो नहीं है। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। चलो अब कौन बचा है यहाँ पे? शिवानी, शिवानी आप इंग्लिश में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, करो। तुम लोगों को पता तो लगे कुछ, कहाँ सो रहे हो? अब देखो इसको अनु को पता ही नहीं है। अरे मैं अनु तुम्हें उस दिन पहले दिन ही भेजा था, ये आप सब सारी क्लासेस सब भेजा हूँ आपको, पर वही है आप लोग। अरे भाई पता नहीं तो पूछो, एक बार पूछना चाहिए ना। सर जीएस और सीसेट की तो मैंने कर लिया, बट पैसेज मैंने शायद ध्यान न दिया हूँ। तो आपको ये भी भेज दीजिए, मैं कर लूंगी। भेज दिया, कर लेना है क्लासेस, ठीक है। पहले खुद से सॉल्व करना, फिर देखना, तभी फायदा है क्लासेस का। चलो शिवानी कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, ये माइंड सेट है भाई, माइंड सेट आपको इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप यूपीएससी को टारगेट कर पाओगे। हाँ सर, इसका ना बी हो सकता है, क्योंकि ना ए में तो देखो इंस्टिगेटेड लिखा है, मतलब उत्तेजित, मैंने हिंदी में भी पढ़ा था, यहाँ पे इंस्टिगेटेड लिखा है ना। सी में ना इसने लिखा है नेसेसरी, है ना। और डी में ना इसने लिखा है मैनी पीपल, मतलब बहुत सारे पीपल ऐसा मानते हैं कि वेस्टेज है ये रिसोर्स, मतलब
आर रिसोर्स ऑन वेपन बिल्डिंग, इसलिए इसका बी होना चाहिए क्योंकि पॉसिबिलिटी बता रहा है वो। सही है, चलो आगे बढ़ो। आगे अब कौन बचा है? अरे हाँ, आज संध्या ज्वाइन की है ना। संध्या बताइए आप इसका। संध्या, आप तो पिछली बार क्लासेज भी की हो, बताइए संध्या, जी सर। बताइए आप इसका। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी होगा। सी क्यों होगा ये बताइए। सर ऑप्शन डी जो है उसमें बोल रहा है गर्भ धारण योग्य महिलाओं का पोषण बाल मृत्यु दर को प्रभावित नहीं करता, तो ये निगेटिव है। हाँ, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। और जो ऑप्शन बी है उसमें कह रहा है भारत की जनसंख्या अति विशाल है, जो केवल सरकार को ये इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और जो ऑप्शन ए है वो कह रहा है बहुत से भारतीय निरक्षर है, इसलिए आधारभूत स्वास्थ्य आचरणों का मूल नहीं पहचानते। ऐसा मुझे लगता है सही नहीं है। ठीक है, देखो मैं इस क्वेश्चन में बताता हूँ। देखो इसमें कितना अच्छे से ट्रिक लग रहा है। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है पैसेज पढ़ने की। मैंने पिछले साल बताया भी था, पढ़ना भी तो थोड़ा बहुत पढ़ो। किस में पढ़ो? देखो हर क्वेश्चन में है ना, हर क्वेश्चन में देखो कि पैसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अब देखो इसमें बिना पैसे पढ़े आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। अब देखो ध्यान से देखना इसको। बहुत से भारतीय निरक्षर है, ठीक है, बहुत से। चलो पहली बात तो एक यही गलत है। चलो मान लिया जाए निरक्षर है। पहली बात तो देखो आज के दौर में मुझे बताओ भारत की कितना 74% है ना, साक्षरता दर कितनी है? अब सोचो, ये तो गलत बात हो गई, पहले से गलत हो। फिर भी इसलिए आधारभूत स्वास्थ्य आचरण को मूल्य ही नहीं पहचानते। क्या बात कर रहे हो? उल्टा मुझे बताओ, अपने जो दादा दादी है वो अपने से ज़्यादा सोच रहते हैं भाई। सोचता का मूल्य उनको अपने से ज़्यादा पता है। ये लॉजिकल काटो। ठीक है, आगे देखो। भारत की जनसंख्या अति विशाल है। ये देखो मैं कितनी बार बोला हूँ, इस टाइप के स्टेटमेंट वेगस होते हैं। वेगस मतलब बहुत एक्सट्रीम बनाते हैं स्टेटमेंट को, तो गलत होता है। और मैंने कितनी बार बोला, और लगा के जोड़ा तो गलत करने का प्रयास करेगा। देखो केवल तो एक से ही, केवल सरकार ही लोक स्वास्थ्य सेवा को प्रबंधन नहीं कर सकती। मैंने कितनी बार बोला कि गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे अगर कोई डाउट कर रहा है तो भाई उसको तो वहीं काट दो, जिंदा ही दफना दो उसको। तो भाई मोदी को गुस्सा है। देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, देखो सरकार काम करना नहीं चाहती है, तो क्या से क्या नहीं हो सकता। लोग वो इमरजेंसी के टाइम में देखो, ट्रेन 1 मिनट भी लेट नहीं हो रही थी, सारे ऑफिस एकदम 9:30 पे खुल जाते थे। भाई अगर सरकार काम करने चाहे ना, अपने पे आ जाए तो फिर क्या ही बात है, गलत। ठीक है, अगर देखो डी पढ़ो। गर्भ धारण योग्य महिलाओं का पोषण बाल मृत्यु दर का प्रभावित ही नहीं करता। अगर प्रभावित नहीं करता तो बाल मृत्यु दर इतनी ज़्यादा क्यों है इंडिया में? अब देखो नहीं भी पता है, आंसर पहुँच गए। अब ये क्यों सही है ये समझो। मातृ स्वास्थ्य तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने और सबको सुलभ कराने से इस समस्या को प्रभावी रूप से हल किया जा सकता है। पॉसिबल स्टेटमेंट और एकदम डिजायरेबल स्टेटमेंट है। सर कभी मान लो मेरे को इंग्लिश में नहीं आया, मतलब तो अच्छे से समझ में, तो क्या हिंदी में पढ़ना चाहिए। जैसे हम भी तो भाई, जैसे कुछ चीज़ें हिंदी में समझ में नहीं आती तो इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, वो चीज़ याद रखना। चलो अब कौन बचा है? चलो सना बताइए सना। और इसके अलावा कौन बचा जिससे भी पूछूंगा? बताओ फटाफट, फिर शुरू करें। महक भी है कोई? हाँ महक से भी पूछेंगे, अभी रुक जाइए। पहले सना बताइए। महक तुम रेडी हो जाओ अब, और वो सब हो गए ना इसके अलावा तो। और फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। 2015 का पेपर ये है। म्यूट करो, किसकी तरफ से ये म्यूट है? म्यूट करो। क्या हुआ, नहीं हुआ तुमसे? सर हो रहा है सर, इसमें डी आएगा। ठीक है, डी है। अब बताइए महक बताइए। महक बाहर निकलिए लाइब्रेरी से, बताइए। मेरे हिसाब से सर बी। शाबाश, बहादुर लोग हो तुम लोगों। दोनों को नाले में उठा के फेंकूंगा यहीं से।
आप चुप रहो। अब मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। अब कौन जवाब देगा? निखिल। हाँ सर। हाँ, इसका आंसर बताइए चट्टे का। 2 मिनट। 1 मिनट ही ले लिया करो, 2 मिनट का ही लेते हो। अब ये जिसने ये क्वेश्चन गलत किया भाई, वो समझ लो उसके जीभ पे कंट्रोल नहीं है। समझ लो, जो गलत दे रहा है ना जवाब इसका, उसका जीभ पे कंट्रोल नहीं है। महक, सना। इसमें इन्होंने वेद पूछा नहीं है। फिर तो ये होगा सर इसका। हाँ देखो अब कैसे आंसर आ गया। यही होगा, यही होगा, सही बात। ये होगा सर अब तो इसका। अब देखो, अब आया समझ में भाई। यहाँ पे बोल ही रहा है, लेखक कहता है कि उसकी जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकलता हो। मतलब वो बहुत सोच समझ के बोलता है। अरे बात सही भी है। याद रखना कि जो बाण से जो घाव लगता है ना, वो आदमी फिर भी भूल जाता है, पर जो शब्दों के बाण होता है उसको कभी नहीं बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद कारण नहीं है? ठीक है, अपना समय बर्बाद करने का उसका कोई इरादा नहीं है। तो सही तो ऐसा ही है। अरे तो ये आप ये चीज़ समझो, उसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा, क्वेश्चन की डिमांड नहीं क्या है। ठीक है, आगे देखो। वह शब्दों की मितव्ययता में विश्वास रखता है। हाँ, ये एकदम सही बात है, तभी तो सोच विचार के कर रहा है, तो ये पॉजिटिव बात है। वह अपने विचारों पर काबू रखने में विश्वास करता है। हाँ, तभी तो भाई जो कंट्रोल करता है वही तो अपनी जीभ से फालतू के वर्ड नहीं निकालता है। लेकिन उसको बोलने में संकोच थोड़ी होता है। वो अरे सुनो तो सीरी, पहले उसे बोलने में संकोच होता है, बोलने में संकोच हो सकता है। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी, बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं बोलते हैं। अब देखो, बात ये है कि अपना समय बर्बाद करने का उसका कोई इरादा नहीं है, तो यही तो बात है। देखो मैं फिर 12 बता। डी में भी नहीं लग रहा आपको कि उसे बोलने में संकोच होता है? इसके आधार पर बोल सकते हैं हम। वो थोड़ा बहुत उसके लिए तो फिर थोड़ा बहुत पैसे देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड लिखा है बोलने के हुआ बताया हुआ है कि उसको बोलने में संकोच हो रहा है। हाँ, मतलब आप इसमें दिखा है, आप वही तो बोले। देखो ये लिख रहा है ना, बोले मुझे पहले कष्ट का सुविधा है। तो मेरा कहने मतलब देखो, जहाँ थोड़ा बहुत डाउट हो, देखो 2 ऑप्शन तो आराम से आप काट सकते हो भाई, ये तो आंसर नहीं है। ठीक है, अपना समय बर्बाद करने से कोई इरादा नहीं। और मैंने कितनी बार बोला नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट का आंसर होगा ना। ये कितनी बार सिखाया है। यस सर। और कोई बचा है अभी जिससे मैंने पूछा नहीं? ये कौन है जो अपनी खुशी से करना चाहता है इस क्वेश्चन का आंसर? यस सर। कौन करेगा बताइए? जो कर सर मैं करूंगी। करो करो। देखा कि अनेक खतरों से बचे रहने का सर्वाधिक। सर ऑप्शन ए। देखो ये इसका क्वेश्चन का आंसर, देखो जीएस में जो ट्रिक लगती है ना, वो इसमें ये भी लगती है। देखो यहाँ पे इसी का आंसर है। यस सर। ये चीज़ याद रखना, वो बिना विचार शायद ही कोई शब्द बोलता हो लिखता हो, तो यही तो उसके बचे रहने का सबसे स्वाभाविक कारण है। अरे ये लिखा है यहीं। चलो आ जाओ, आप सीसेट पढ़ लो। तो मेरा कहने मतलब देखो, पैसेज की क्लास देखो, ऐसे फ़ायदे मिलेंगे। बिना पैसेज पढ़े आप इसका आंसर निकाल लोगे, पर वही अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके निकाल पाओगे, ऐसे नहीं निकाल पाओगे। आप 5-10 क्वेश्चन पैसेज को भी करा दिया करो। अच्छा तो खुद से क्या करोगे बताइए? खुद से क्या करोगे ये बता दो तुम लोग। उससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो 10वां क्वेश्चन करो इधर, फटाफट करो फटाफट। जो करवाता हूँ वो तो करते नहीं है सर। ये इसके भी तो 2.5 नंबर मिलेंगे हमें। किस चीज़ के? तो आप हमारी लिस्ट दिया कर दीजिए। करो फटाफट ही। म्यूट करो, जिसकी तरफ से म्यूट नहीं है म्यूट करो। 2015। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, सीसेट के लिए बार बार देखो पैसेज की क्लासेज, पैसेज। और मैं फिर गारंटी साथ बता रहा हूँ, देखो एक चीज़ याद रखना कि पैसेज में आप आराम से जो है एक कम समय में, ठीक है, नंबर पा सकते हो आराम से। 40 मिनट में आराम से पूरे पैसेज सही कर सकते हो। और मैं फिर बता रहा हूँ, अरे पैसेज के लिए उठा के फेंक दूंगा, ओनली PYQ के अलावा कोई किसी ने कुछ लगाया तो ओनली PYQ सोल्व करना है पैसेज के लिए। कोई भी इधर किसी मुझे लगा, किसी पता लग गया कि किसी कोचिंग का पैसेज लगा रहा, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। भाई एक अप्रोच होती है। क्या हो गया? 2015 क्या हो गया? 2015 का है सीसेट। हाँ 2015। ये NCERT का डायरेक्ट सेम क्वेश्चन है NCERT, इसीलिए मैं फिर 12 बता रहा हूँ NCERT करो। ये मैंने जब NCERT करवाया था तब नगीना से हो गया, और किससे हुआ? बनु से। अनु से हो गया।
पैसेज में ओनली बार बार PYQ करो, ज़िंदगी बन जाएगी आप लोगों की। ओनली पैसेज ही पास करवा देगा आपको। पर ऐसे तो मैं तो देखो सब करवा रहा हूँ, रीजनिंग मैथ सब करवा रहा हूँ, पर मेरा मानना है कि जिनके पास भाई मैथ रीजनिंग थोड़ा कम है, कमज़ोर है, ऐसा नहीं वो अपना मजबूत भी करो, NCERT पढ़ो, परंतु पैसेज पे अच्छे से काम करो। पैसेज को सबको करना है। देखो जैसे आपकी बार मेरा नंबर 120 आया ना, तो उसमें पैसेज की बहुत बड़ी भूमिका है भाई। पैसेज लगभग मेरे 20 के समथिंग सही हुए हैं, और जो भी मैं तो बिना पढ़े के करता हूँ, मैं तो जाके बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ, बहुत फास्ट करता हूँ मैं, आखिरी के मिनटों में करता हूँ। मतलब सर मेरे को है ना हिंदी के एक्सट्रीम वर्ड ज्यादा समझ आते हैं इंग्लिश वर्ड तो से, बढ़िया, तो इसलिए आप- मैंने सोचा है GS का भी ना हिंदी में अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगी। वालों को इंग्लिश में मिलता है। नहीं वो बात सही है। ए उठा के फेंक दूंगा तुम्हें, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता पेपर। ये देखो इंग्लिश वालों को उठा के फेंक दूंगा, पेपर एक ही होता है। ये देखो ये महान विद्वान बैठे हैं यहाँ पे। मुझे ना आप जो हिंदी में करवाते हो ना वो ज्यादा सही लगता है। जब मैं इंग्लिश में अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरे से ट्रिक नहीं लगती, हिंदी में तो लग गई फिर। तो कोई नहीं, तो आप PT में तो सबके पास पेपर सेम होता है, तो लगाओ उसमें क्या, PT पास करना इंपॉर्टेंट है। वो कोई नहीं पूछ रहा आपने हिंदी में पढ़ के सॉल्व किया या इंग्लिश में। ये देखो विद्वान बोल रहे हैं कि इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिलता है, उठा के फेंक दूंगा। सर हमारा जब नीट का हुआ था तब मिला था, मुझे लगा ऐसे ही लिखा होगा। ऐसा कुछ ही नहीं होता, आजकल बाइलिंगुअल पेपर होते सारे। चलो करो फटाफट। हो गया सर। ये सबसे बनने चाहिए क्वेश्चन, तो कैच ही नहीं है इसमें। देखो एक मोटर गाड़ी के मालिक ने पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर अपने मासिक पेट्रोल का उपभोग कम कर दिया है। देखो यहाँ पे देखो ये कम कर रहा है जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है। कीमत उपभोग संबंधित इस प्रकार, पर यहाँ देखो यदि कीमत बढ़कर 80 रुपये प्रति लीटर तक हो जाए तो उसका अनुमानित उपभोग लीटर में क्या होगा। अब देखो एक चीज़ नोटिस करो, पैटर्न पकड़ने का प्रयास किया करो इस टाइप के क्वेश्चनों में। देखो 40 बाई कैसे अपन पैसे निकालते हैं। मान लो आपने 60 लीटर खरीदा, 1 लीटर का प्राइस 40 है, तो टोटल कितना होगा 2400 रुपये। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर देखो थोड़ा इजी, देखो यहाँ पे एक चीज़ पैटर्न समझ में आया। देखो यही सेम चीज़ उल्टा कर रहा है यहाँ पे 2400, तो इसका मतलब समझ में आ गया है कि भाई ये 2400 रुपये ही खर्चा कर रहा है, चाहे पेट्रोल का प्राइस कितना भी हो। तो सब ऐसी बात है, 80 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 आएगा, 30 से मल्टीप्लाई करोगे 2400 आ जाएगा, आंसर 30। समझ में आया। इनको भी मल्टीप्लाई करोगे ना 2400 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 ही आएगा। ये चीज़ याद रखना। चलो आगे बढ़ो। चलो ये करो, 16 नंबर क्वेश्चन करो। पहले 16 करो, कोई दिक्कत नहीं, 16 करो पहले। और मैंने बोला था लीनियर इक्वेशन का ही पार्ट है आपका, जो ये एज वाले क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन बनने चाहिए। मैंने NCERT पढ़ाया था तब भी करवाए थे, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन UPSC पूछता भी है। ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, एज वाले क्वेश्चन। मैं फिर बार बता रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। डी हो गया। बस ये बताया करो, हो गया बस, आंसर मत बताओ। आंसर जब मैं बताता हूँ उसके बाद अपना मिलान किया करो। और किससे नहीं बना। देखो 2 मेथड होता है, पर मेरा मानना चाहिए कि इसमें अप्रोच फॉलो करोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पर मैं वो भी सिखा दूंगा, ऑप्शन मेथड भी से भी कर सकते हो आप। जैसे मैं एग्जाम में, पर मेरा मानना है कि अप्रोच सीखोगे ना तो फास्ट उससे होता उल्टा, कि ऑप्शन मेथड से ज़्यादा वो ज़्यादा फायदेमंद रहता। हो गया। देखो इधर, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे फादर है और उसका सन है, ठीक है। अब देखो एक पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान लो मैंने ये x माना, ये मैंने y माना, इनकी एज, तो ये 9 गुना ये है ना, तो इसको बराबर लाने के लिए मुझे सन की जो है उसको गुणा करना पड़ेगा ना 9 से, तब बराबर होगा। ये याद करो, मैंने जब इक्वेशन पढ़ाया था तब मैंने बोला भी था, ठीक है। तथा माता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 8 गुनी। अब देखो यहाँ पे जो है मदर हो है, गया सर। ठीक है। अब मदर और सन का अपन एक रिलेशन बनाएंगे। मदर का मान लो Z मान लो, ठीक है। सन की तो एज x ही है, और x है तो इसका ये कितने गुना है, 8 गुना है,
तो 8 गुना इसको बराबर करोगे तो इससे गुणा करोगे ना आप, ठीक है। अब आगे देखो, पिता और माता की उम्र का योगफल 51 वर्ष है, मतलब y प्लस जेड बराबर 51 है, तो y बराबर 9x है, z बराबर 8x रख दो यहाँ पे। 9x प्लस 8x बराबर 51, इनको जोड़ दो, 17x आएगा बराबर 51, x बराबर कितना आ गया 3, ख़त्म बात। पुत्र की उम्र कितनी है 3 वर्ष। समझ में आया? अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2024 में भी आया है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब एक तरीका तो ये था, ठीक है। दूसरा तरीका आप थोड़ा अलग तरीके से भी, पर मेरा मानना रहने दो, अभी यही सीखो, नहीं फिर तुम लोग फिर अमित की तरह 4-5 मेथड सीखोगे, कोई मतलब नहीं। पर ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो, पर मेरा मानना है ज़्यादा फायदेमंद इसमें रहेगा, तो यही सीखो जो सीखा है। नहीं जैसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, 3 नाम 27, ठीक है, 3 अट्ठे 24, उसे भी क्या होना जाएगा। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? उसकी उम्र 9 गुनी है, तो अगर मालूम मैं ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, 3 नाम 27, ठीक है, फिर उसकी उम्र माता की उम्र से 8 गुनी है, मतलब माता की उम्र जो है उसे 8 गुनी है, तो 3 अट्ठे 24, इन दोनों को योग करो तो 51 किससे, ओनली 3 से ही आएगा, और किससे आएगा नहीं, आप करके देख लो। तो ऑप्शन मेथड भी है, पर मेरा मानना है कि आप लोग जो है प्रोसेस को फॉलो करके करो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 17 नंबर करो फटाफट, कितने क्वेश्चन करवा चुका हूँ। वैसे एक बात बोलने का मन तो करा, पर सोच रहा हूँ कि नहीं बोलूँ या बोलूँ, बोल ही देता हूँ। तुम लोग मैंने देखा बहुत सेल्फिश हो, सेल्फिश इन द सेंस कि तुम लोग नहीं चाहते हो कि भाई सर के स्टूडेंट बढ़े, तुम लोग है ना मेरे बारे में किसी को बताते नहीं हो तुम लोग। ये बात सही है? यस सर। ये नहीं सर, मैं गलत बताया बात हूँ है, तो उठा के फेंक दूंगा क्या? सर, मैं तो बताया हूँ। मैंने तो आपके ज्वाइन भी कराया था वैशाली दीक्षित। तो ये गलत बात है ना, सर के स्टूडेंट बढ़ाओ भाई। तुम नहीं चाहते हो भाई तुम लोगों को जो फायदा मिला और को लोगों को भी मिले फायदा, या तुम चाहते हो कि वो गधा मजदूरी करते रहे? बताइए, ये तो गलत बात है ना। आप सेल्फिश बस अपना फायदा देखते हो। बताया करो भाई, अपने फ्रेंड लोगों को भी बताओ यूनिटी आईएएस के बारे में, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। लोग भाई 2-2 लाख कर फीस देके भी है ना, इतने नंबर नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या आ गया? सर मेरा उठा के फेंकूंगा तुम्हें महक। अब तुम्हारा नाला है ना पास में ही है महक, वहाँ से ज़्यादा दूर भी मुझे टाइम भी नहीं लगेगा। अब सोच लो तुम क्या कर रही हो। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। तो एक बात मैं बताता हूँ, ध्यान देना, यूपीएससी में ना ये कभी चीज़ें नहीं चलती है कि आपका कंपटीशन दूसरों से है, नो। यहाँ पे खुद का कंपटीशन खुद से ही होता है। जैसे मैंने बता दिया भाई, जनरली कटो भाई 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं जाएगी, 50-55 मान लो, इससे ज़्यादा तो कभी नहीं जाने वाली, ठीक है। तो भाई इसमें भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हो आप पे डिपेंड करता है, ख़त्म बात। तो इसमें ये मत लगाया करो अपनी गणित की मैं दूसरों को बता दूंगी तो वो मेरा सिलेक्शन रोक देगा, ऐसा कभी नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। तो स्टूडेंट बढ़ाओ भाई, आप लोग अपने दोस्तों को जोड़ो। यूनिटी आईएएस से ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। हो गया सर। और किससे हुआ? अरे क्वेश्चन कितने करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन तो बनने चाहिए भाई, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। लेकिन सही आंसर क्या, कौन सा ऑप्शन है सर? तुम्हारा क्या आ रहा है बताओ। सी सर, सी। सही है, सही होगा सर, मैंने निकाल के देख लिया। देखो इधर, इसमें थोड़ा बहुत आप इसलिए फंस गए कि थोड़ा बहुत इसमें जो रिलेशनशिप वाला भी डाल दिया है, पर कुछ ही नहीं। देखो एक समूह में ABCD और 4 व्यक्ति 2 विवाहित जोड़ों के रूप में, तो मतलब कपल्स को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दोनों स्त्रियां अपने पतियों से लंबाई में छोटी है।
अब देखो यहाँ पे साफ पता लग गया कि पत्नियाँ छोटी है लंबाई में पतियों से। ए की लंबाई चारों में सबसे अधिक है, तो ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। ध्यान समझना, ये पुरुष हो गया तो इसकी कोई भी जो भी वाइफ होगी, ठीक है। उसके बाद में सी की लंबाई जो है बी से अधिक है, सी की लंबाई जो है बी से अधिक है। अब यहाँ नहीं बोल सकते कौन पुरुष है, क्योंकि अपने को बस इतना ही पता है कि स्त्रियों की कम है, पुरुषों की ज़्यादा है, ठीक है। सी की लंबाई जो है बी से अधिक है और डी का जो है बी का भाई है। डी जो है डी जो भी है वो बी का भाई है, ये पुरुष हो गया। और ए पुरुष है तो ये महिलाएं है। समझ में आ गया अपने को, ध्यान से समझना। तो स्वाभाविक सी बात है, ये डी पुरुष है तो इसकी वाइफ कौन होगी, सी होगी ना, और इसकी वाइफ क्या होगी, बी होगी, ठीक है। डी भाई, इस संदर्भ में निम्नलिखित खतरों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है, गलत पूछा अपने को। सभी चारों व्यक्तियों में पारिवारिक संबंध है। हाँ, ये जीजा साली उस तरीके से हो गए ना, ये बात सही है। अरे भाई ये इसकी बहन है तो ये इसका जीजा लगा, समझ में आया, तो पारिवारिक संबंध है ना, ये बात सही है। इन चारों में बी की लंबाई जो है सबसे कम है। हाँ, क्योंकि अपने को पता है पुरुषों की सबसे ज़्यादा है, तो ए की और डी की ज़्यादा होगी इनकी दोनों की तुलना में, तो स्वाभाविक बात है बी की सबसे कम हुई। सही बात है, ठीक है। आगे देखो, ए जो है बी का पति है, हाँ ये निकाल लिया अपन ने। सी की जो लंबाई है डी से अधिक है, सी की, अरे नहीं, ये तो यही इसी स्टेटमेंट से गलत हो गया ना, डी की ज़्यादा है, याद रखना। हाँ, सी का तो कम है ना, क्योंकि अपने को ये स्टेटमेंट पता है कि जो है कि पतियों की लंबाई से छोटी है, और यहाँ से भी पता लग रहा है ये पति पत्नी है, तो तो डी की ज़्यादा है ना सी से, यही तो आंसर है। कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया, सोचो यूपीएससी ने, दिमाग लगता है भाई क्वेश्चन बनाने में भी अच्छा खासा। अब देखो महक, तुम क्या गलती कर रही थी, चलो आ जाओ, ये 29 और 30 दोनों करो। फटाफट करो, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। फटाफट करो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, पर देखो फिर भी तुम लोग गलत करोगे। और महक पढ़ाई करो, ऐसे मान के चलो तुम भी 2025 का पीटी दे रही हो, इस हवा में मत रहो 2026 में दूंगी, तो मैं क्यों पीटी की तैयारी करो, पीटी की तैयारी करो सीरियस हो के, तब जाके 2026 का पीटी निकलेगा। और अब की बात पीटी के बाद में मेंस का प्रोग्राम शुरू करेंगे, चाहे पीटी निकले या निकले ना निकले उसे कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो भाई पीटी निकलना चाहिए भाई, उठा के फेंक दूंगा जिसका नहीं निकला। देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये देखो ये मैक्सिमम है, मतलब अपन यही है कि बेसिक चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। अगर ट्रिक मेरे मानना है कि अच्छे से सीख लो, अगर बेसिक नॉलेज है आपके पास तो पीटी नहीं रुकेगा किसी हालत से। इंडिया ईयर बुक के मैं कुछ कुछ पेपरों के कुछ कुछ चैप्टर की भेजूंगा, वो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि पिछली बार इंडिया ईयर बुक से 30 क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन, तो वो मैं बुक लाऊंगा खरीद के, फिर मैं उसमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर वो पीडीएफ भेज दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चीज़ याद रखना, पढ़ना है इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वो ज़रूर पढ़ते जाओ साथ के साथ। सर अभी तो वो बुक शायद नहीं आया, अभी आ जाएगा, मार्च के आखिरी में आ ही जाता, मार्च में आ जाता है। मतलब सारी नहीं पढ़नी होती यार, वैसे भी है ना एनसीईआरटी का ही रिवीजन होता है, अगर आप इंडिया ईयर बुक पढ़ोगे ना उसमें एनसीईआरटी ही है टोटली, बस कुछ कुछ करंट अफेयर की कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलती है तो बस। पर अगर आप देखोगे ना ज्योग्राफी जो है ये सब एनसीईआरटी है उसमें। हो गए सर दोनों क्वेश्चन। और किससे हुए? मेरे भी हो गए। अरे क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। यस सर बन गया। निखिल हाँ सर बना रहे हैं। इतना स्लो क्यों हो तुम?
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। देखो इधर, यदि ए जो है बी से कम तेज़ दौड़ता है तो मतलब बी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है ए से, ठीक है। आगे, और बी और सी के बराबर चाल से लेकिन और उसे अधिक तेज़ नहीं दौड़ता है तो ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है। देखो ध्यान देखना, ए यदि, देखो ध्यान समझना, ये स्टेटमेंट पढ़ना सीखो, रीजनिंग में खासतौर से ये चीज़ें काम की है। यदि ए जो है बी से कम तेज़ दौड़ता है और ये ए के बारे में ही बात कर रहा है, और बी जो है और बी जो है सी के बराबर चाल से लेकिन उससे अधिक तेज़ नहीं दौड़ता, मतलब सॉरी ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये एंड लगा के जोड़ रहा है। ये तो देखो ये पहला बोल दिया कि बी जो है ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है ए से, ठीक है, परंतु आगे बोल रहा है बी और सी के बारे में, और बी जो है सी के बराबर चाल से लेकिन उससे अधिक तेज़ नहीं दौड़ता है, तो मतलब बी और सी की चाल एक ही है। तो ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है, मुझे बताओ। ए की तुलना में क्या दौड़ रहा है, सी जो है तेज़ी तो दौड़ रहा है, ए से धीमा है, ए से तेज़ है, आंसर आ गया। अब इसमें क्या ही करना है, जो बी के साथ संबंध है वही सी के साथ संबंध होगा उसका। अब आगे देखो ये क्वेश्चन, ABCD में प्रत्येक के पास 100 रुपये है, तो ये मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाया था आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन तो बनने चाहिए भाई, करवा चुका हूँ उसके बावजूद भी नहीं बन रहे। ए जो है बी को 20 रुपये दे देता है, इसके पास कितना हो गया 120, इसके पास कितना हो गया 80, ठीक है। फिर आगे देखो, जो है बी को देता है, ए जो है बी को 20 रुपये देता है, जो सी को 10 रुपये देता है, मतलब बी जो है सी को 10 रुपये देता है, ये 110 बचा, ये 110 हो गया। आगे देखो, जिसे डी से 30 रुपये मिलते हैं, किसको, सी को मिलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 140, यहाँ पे कितना हो जाएगा 70, ये 110, ये 80। अब देखो सी सबसे धनाढ्य है, मतलब गलत पूछ रहा है, ये बात सही है, सी सबसे धनाढ्य है, ठीक है। डी सबसे निर्धन है, हाँ 70 है उसके पास, ये बात भी सही है। बी जो है डी से अधिक धनवान है, ये बात भी सही है, तो आंसर यही बचा। अब ये क्यों गलत है, देखो ए और डी को मिलाकर कितना हो गया 150, मिलाकर जितने रुपए हैं सी के पास उससे अधिक रुपए, अरे नहीं 140 रुपये ही है, गलत। अब इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम लोग, ये बाद में करेंगे अपन, ठीक है। ये भी छोड़ो, ये करो क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। 38 करो फटाफट। ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज। हो गया सर। और कैसे हुआ, पार किए गए कारों की संख्या नहीं बता पा रहे हो तुम लोग सर? 50 है इसका आंसर। हाँ सर। और क्या 50 आएगा। देखो इधर, किसी पार्किंग क्षेत्र में सभी कारों, अब याद करो भाई, कारों के 4 ही पहिए होते हैं भाई, और स्कूटर मोटरसाइकिलों के 2 पहिए के पहियों की कुल संख्या पार्क किए गए वाहनों की संख्या के दोगुने से 100 ज़्यादा है। अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि मैं कारों को मान लेता हूँ, यहाँ पे मान लो इसको x मान लो, ठीक है, और मोटर जो वाहन है उनको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। तो x + y।
अब ध्यान से समझना, ये क्या बोला है, पहियों की कुल संख्या। तो इसके पहिए भाई मोटरसाइकिल के कितने होते हैं, सॉरी कारों के कितने होते हैं 4, इसके मोटरसाइकिलों के कितने होते हैं 2। तो ये क्या बोला, पहियों की कुल संख्या। तो पहियों की कुल संख्या तो ऐसे ही निकलेगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, पार किए गए वाहनों की संख्या के 2 गुने से 100 ज़्यादा है। भाई पार किए गए वाहनों की संख्या, तो ये तो x + y होगा ना, इनके 2 गुनों से 100 ज़्यादा है। देखो कैसे लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, सोल्व कर लो बस, खत्म बात। तो पार की गई कारों की संख्या क्या आएगी, मतलब x + y का मान चाहिए आपको। नहीं, कारों की संख्या चाहिए ना, तो y का y नहीं, कारों की संख्या तो अपन ने क्या माने थे, ये माने थे ना x। तो x का x का मान चाहिए। x का मान चाहिए। कर लो इसको, 4x + 2y हो गया, ये 2x + 2y हो गया। तो ये 2y कैंसिल हो जाएगा, ये 4x उधर जाएगा तो 2x हो गया, ये बराबर 100, x बराबर 50। अब मुझे बताओ इसमें क्या था। अब बताओ लीनियर इक्वेशन, 6ठी क्लास का एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, 6ठी क्लास के एनसीईआरटी का। ऑप्शन से भी आ गया है। ऑप्शन से भी आ गया क्या? अरे ठीक है, परंतु तो मेरा मानना है कि ऑप्शन की जगह वो तरीका। कैसे ऑप्शन से कैसे होगा सर? ऑप्शन से भी हो। अरे 50 को कुछ गुना है ना, तो 50 का 2 गुना का वो 100, मतलब 2 गुना है देखो तो पार 50 की, का नहीं रुको, पार की गई कारों की संख्या क्या है, तो पार का मान लो 50 है, तो 50 × 4 होगा, ये कितना हो, 200 हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो है अपने को बोला पार किए गए वाहनों की संख्या के दुगुने से 100 ज़्यादा है। क्या है, इनके टायरों की संख्या। अब जैसे मान लो कि 2x, ये तो अपने पास आ ही चुका है, ये y के मान जो यहाँ पे आ चुका है ना, तो ये कि कार की संख्या आ गई, तो मतलब ये डायरेक्ट आप इसको चाहो तो 200 लिख सकते हो डायरेक्ट। अब यहाँ मैंने टायर टोटल कर दिए थे 4 2 6 और फिर वैसे करके अरे किया नहीं, ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट पड़ेगा, रहने तो वही तरीका अपनाओ जो मैंने बताया। 4 2 6 कैसे किया? अरे नहीं, वो सही तरीका नहीं है, वो छोड़ो, कोई एक को गलत हो जाएगा उससे क्वेश्चन। मैं तुम लोगों को उठाए फेंक दो, तो जो बताता हूँ वो तरीका तुम अपनाते नहीं हो। चलो आगे देखो। नहीं, हाँ ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, करो 50। यही क्वेश्चन 2023 में मिलेगा आपको। ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज़, अलग से नहीं दे रहा हूँ, ये लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज़। इक्वेशन की सही नहीं हो रही तो अब सोचो 6ठी क्लास के क्वेश्चन है ये। अच्छे से करो, क्यों नहीं होगा सही। देखता हूँ इस क्वेश्चन को कौन करता, जो सही कर लिया मतलब समझ लो उसका लीनियर इक्वेशन ठीक है। नहीं करा तो भाई एनसीईआरटी जाके पढ़ो तुम लोग, एनसीईआरटी पढ़ने की सख्त ज़रूरत है तुम लोगों को। यही क्वेश्चन 2023 में भी आया है।
कोई भी एक विद्वान नहीं मिल रहा मेरे को जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्या हो गया? 15 है क्या इसका आंसर? शिवानी, जब सोचो तुम्हें प्रोसेस पे तुम्हारा गलत आ रहा है तो कैसे गलत आंसर सही है ऐसे आ जाएगा बताइए। क्या हुआ नगीना, निखिल, अनु? सर मेरी समझ में नहीं आ रहा इक्वेशन 5 का मैंने किया, मेरा जो आंसर है इसका ऑप्शन नहीं है। सर बन गया। कितना आ रहा आंसर अनु तुम्हारे? सर 25। कैसे किया बताइए। एक मिनट सर, इसमें मतलब मान के बनाए हैं, मतलब थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। बताओ बताओ कैसे किया आपने। और सर इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 5 जोड़े काले मोजे और कुछ भूरे मोजे का ऑर्डर दिया, जो कि काले जोड़े की कीमत भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुनी थी। तो मैंने भूरे उनके मोजे की कीमत मान लिया 10 रुपया, और उसकी 3 गुने काले मोजे थे तो 30 रुपया हो गया। क्या सब इसको समीकरण में एक्स वाई मान के करो ना, आप ऐसे क्यों कर रही हो? एक्स वाई मान के करो। तो एक्स वाई लास्ट में तो वाई मानना ही पड़ा, समीकरण के आधार पर ही बना। उसमें एक्स वाई का दो हो जाता है, इसमें एक ही में बन गया और क्या। चलो ठीक है, देखो इधर एक व्यक्ति ने अपने 5 जोड़े काले मोजे, ठीक है 5 जोड़े उसने काले मोजे के लिए है, ध्यान से समझना, और कुछ जोड़े जो है भूरे मोजे का ऑर्डर दिया है उसने, ठीक है। अब कुछ जोड़े जो इसका पता नहीं है तो इसको तो मानना ही पड़ेगा आपको, भाई एक्स जोड़े है जो भी है, ठीक है। एक काले जोड़े की कीमत एक भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुनी थी। अब ध्यान से समझना, तो जैसे मान के चलो कि भाई इसको कीमत जो है आप जो भी मानोगे, ठीक है, उसकी जो है ये इसकी जो कीमत है वो 3 गुनी है, ठीक है। आगे क्या बोला है, बिल बनाते समय बिल क्लर्क ने काले और भूरे जोड़े की संख्या को गलती से आपस में बदल दिया, जिसके कारण जो है बिल 100% बढ़ गया है आपका, ठीक है। मूल ऑर्डर में भूरे मोजे की जोड़े की संख्या क्या थी? अब देखो ध्यान से समझना है। देखो इसमें 2 इक्वेशन बनेगा और 2 इक्वेशन को फिर आगे जाके जो कंडीशन दी है उससे आपको इक्वल करना है, बस और कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे काले जोड़े हैं, अब देखो काले जोड़े 5 खरीदे उसने, और इसकी कीमत मान ये बोल रहा है कि जो काले जोड़े की कीमत जो है एक भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुनी थी, ठीक है। अब भूरे जोड़े से जो 3 अधिक थी, जैसे मान लिया मैंने जो है भूरे जोड़े की जो कीमत मानी मैंने n, और वो जो मैंने माना x, भूरे जोड़े की संख्या मैंने मानी x, और उसकी कीमत मानी मैंने 1 रुपये, अरे 1 रुपये 3 गुना है ये, ठीक है। एक इक्वेशन ये बनी, ठीक है। अब आगे देखो ये बोल रहा है कि जस्ट उसने उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया तो मतलब ये जो है जोड़ों की संख्या ये इधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये आ जाएगी तो 3x हो जाएगा, ये 5 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि गलती से आपने बदल गया, जिसके कारण बिल 100% बढ़ गया, 100% मतलब 2 गुना हो गया, तो इन दोनों को बराबर कर दो आप, 15 + x बराबर, अब देखो ध्यान से समझना, ये जो है इसकी जो है संख्या जो है ये वाला जो है, ये देखो ये जो है दुगुना हो चुका है 3x + 5, तो इसको दुगुना करने के लिए इसको आप 2 से गुना करोगे, ठीक है। ये वाला जो है ना, अब यहाँ से ध्यान से पढ़ो,
देखो, बिल बनाते समय बिल क्लर्क ने काले और भूरे जोड़ों की संख्या को गलती में आपस में बदल दिया है, जिसके कारण बिल 100% बढ़ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर 100% बढ़ा तो ये बढ़ा है, याद रखना। तो इसको बराबर करने के लिए आप इसको क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे। अब देखो 15 दूना 30 प्लस ये 2x बरा 3x प्लस 5, तो ये 3x ये इधर 2x को इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाओ, तो x बराबर कितना आ गया 25। अब इसमें क्या था ऐसा, मैंने ऑप्शन से किया था, ये भी सही निकला। हे भगवान, तुम कौन सा ऑप्शन मेथड से, अरे ऑप्शन से नहीं होगा भाई। तुम ऑप्शन कैसे लगा पा रही हो मुझे बताओ। चलो नर्मदा बताओ, तुम कैसे लगा पा रही हो इसमें, गलत मेथड अपना रही हेल्दी हो जाएगा अगर ऑप्शन गलत नहीं। देखिए 25 का 75 कर दिया, सीधे पैसा आ गया। अरे नहीं 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 नहीं, आप इसको भाई नॉर्मल तरीके से कीजिए, ऐसे मत कीजिए। तो मेरी वाली स्थिति में है। ये भी सही है सर, ये भी सही है, क्या सही है। क्या सही है इसमें बताइए। अरे वो सही है, 25 से 75 उसमें घटा लो, 25 आ गया। अरे सर, मेरे तो भाई आप 5 इसको जोड़े 10-15 के ऑप्शन का यूज करोगे तो क्या हो गया, क्या बोले नगीना। मैंने जो सॉल्व किया था ना, हाँ। मेरा 5 जोड़े ही निकले थे। अरे नहीं वो कहती थी ना, मेरा आंसर क्वेश्चन है, आंसर नहीं गलत है, गलत है, गलत है। देखो आगे मैंने एक्सप्लेन करके किया था। ये क्वेश्चन मैंने बिल देखो, बिल 100% करना है, तो उस हिसाब से किया तो आ गया। अरे नहीं, वो जो मैंने अप्रोच बताया उसी से करो। चलो 60 करो। अब वो जो अप्रोच से करोगे तो हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऑप्शन मेथड पे जाओगे तो फिर फंसोगे। हमको नहीं समझ में आ रहा है लीनियर इक्वेशन, हम लगा चुके हैं कल एनसीईआरटी का भी, आज 8th क्लास का लगाना है, वो समझ में नहीं आ रहा है। उसको अच्छे से पढ़ो 2-3 बार, क्यों नहीं आएगा समझ में। लीनियर इक्वेशन के करो, और जो मैंने दृष्टि वाली बुक भेजी है ना, उसमें क्वेश्चन लगाओ, फिर हो जाएगा लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, वो लगाओ और उसका सॉल्यूशन तो मैं भेज देती हूँ वो बुक, तो उससे करो, क्वेश्चन लगाओ, वो हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया। यस सर, अब हो गया। ये तो इजी है। सबसे धीमी कौन दौड़ती है। अब देखो, उषा जो है कमला से तेज दौड़ती है, तो उषा तो ऐसे गई काम से। प्रीति जो है स्वाति से धीमे दौड़ती है, स्वाति गई काम से। ठीक है, स्वाति जो है कमला से धीमे दौड़ती है, स्वाति जो कमला से धीरे दौड़ती है, सबसे कौन कम मतलब मैंने बोला भी था इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व किया करो। अब नहीं पूछता सर। अच्छा, कौन बोल दिया अभी बताऊंगा, 2018-19 में भी आए हैं, उठा के फेंक दूंगा। तुम अपने अनुसार कोई वो। अब जो ये क्वेश्चन 2023 में डायरेक्ट रिपीट हुआ, डायरेक्ट डिक्टो, कुछ भी अंतर नहीं किया, मतलब ये डायरेक्ट पूछा, बस W1 W2 कर दिया वहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया। ये क्वेश्चन 2023 में डायरेक्ट वहाँ के किया था ना सर, के लिख के किया ना, के करके किया ना वहाँ पे। अरे मतलब सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर आ रहा है, जाके देख लो 2023 का। हाँ, ये 2024 में आया इसी टाइप का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपको जाके रिपीट मिलेगा आगे 2017 में, डिक्टो कॉपी पेस्ट, मतलब आंसर सेम है। और 2024 में आपके पास प्रॉफिट लॉस वाला आया था क्वेश्चन, ये तो अभी करेंगे अपन प्रॉफिट लॉस वाला। तो चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन करो, 77 और 79 करो फटाफट, ये लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। क्या बोला था सर? 79 और 77।
हो गया सर, ये एक बार हो गया सर, हो गया। हो गया दोनों? मेरा भी हो गया, एक ही हुआ है। दोनों करो। हो गया मेरा दोनों। 79 का 28 आएगा ना सर? आंसर क्यों पूछते हो निखिल? नहीं मतलब मेरा गलत है कि सही है, कंफर्म रखता तो वही तो मैं बात बोल रहा हूँ कि आंसर पूछ रहे हो तो मतलब डाउट में हो। तो वो डाउट आ क्यों रहा है ये बताइए मुझे। एक चीज़ मैं पूछूंगा है ना, सब लोग ईमानदारी से जवाब देना, कोई झूठ नहीं बोलेगा और आर्टिफिशियल आंसर नहीं देगा मेरे को, ठीक है? अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर पूछता हूँ तुम लोगों से। चलो, और किससे हुआ? बन गया सर। बचपन में खूब गोलियां खेली होगी तब भी नहीं बना पा रहे हो इस क्वेश्चन को। देखो इधर एक बक्से में जिसमें गोलियां है, ठीक है भाई, लाल गोलियों से 3 कम जो है सफ़ेद गोलियां है। अब तो ध्यान से समझना, मान लिया मैंने रेड माना x, ध्यान से समझना, लाल गोलियों से 3 कम सफ़ेद गोलियां, तो वाइट गोलियां कितनी होगी? x-3, ठीक है। और हरी गोलियों से 5 अधिक सफ़ेद गोलियां है, ठीक है। तो ये वाली बात चाहो तो अगर आप उसका अलग से भी मान के कर सकते हो, और उससे भी करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। मान के चलते, अलग मान लेते हैं अपन, ठीक है। ये तो चलो यहाँ से अपने बन रहा है। आगे क्या बोला? हरी गोलियों से 5 अधिक जो है सफ़ेद गोली है। अब जैसे मान लो मैंने ग्रीन जो माना है, मान लो y माना, y से 5 अधिक कौन सी है? अपनी सफ़ेद गोली है। अब ध्यान समझना, ये सफ़ेद आ गया तो ये सफ़ेद और ये सफ़ेद बराबर ही होगा, ये तो अलग से ही होगा, ठीक है। अब आगे जो बोला वो अपन उसे करेंगे। यदि कुल 10 सफ़ेद गोलियां है, अब यहाँ पे साफ ही दे दिया है कि 10 जो है सफ़ेद गोलियां है, तो बक्से में कुल कितनी गोलियां है? अब देखो 10 है तो रेड कितनी आ जाएगी? ये 7 आ गई, ठीक है। वाइट वाली कितने अपने पास है? ये तो 10 है ही, ठीक है। ग्रीन वाली कितनी आ जाएगी? देखो ये वाइट जब आ रही थी 5 जोड़ा था, तो इसका मतलब ग्रीन वाली कितनी है? रुको 1 मिनट। यदि कुल 10 सफ़ेद गोलियां हैं तो बक्से में कुल कितनी गोलियां हैं? तो रेड तो स्वाभाविक सी बात है अपने पास कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। 10 7 17 हुआ। और ये वाली जो ग्रीन वाली कितनी होगी अपने पास? 5 प्लस करने के बाद वाइट आती है ना, तो ये जो है अपने पास ग्रीन कितनी होनी चाहिए? 5। तो इस तरीके से तो कितना आएगा? 22 आंसर आएगा। नहीं, कुछ तो गलती की है अपन, रुको दोबारा पढ़ो, देखो यहाँ से पढ़ो। सर रेड वाली 13 होगी ना सर? अरे हाँ, रुको, हाँ सही बोला। यदि कुल 10 सफ़ेद गोलियां है तो अब देखो एक बक्से में जिसमें गोलियां, लाल गोलियों से 3 कम सफ़ेद गोलियां, हाँ तो ये 10 है तो 13 होगी ना, सही बात है। तो रेड 13 हो गई, सफ़ेद ये हो गई कितनी? 10। और वो कितनी होगी? जो ग्रीन है वो 5 होगी, ये वाइट है, ठीक है। तो ये 5 होगी, जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये देखो मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन है, याद रखो। तो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो याद रखा करो। मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन है ये। एक गाय की जो कीमत है वो 4 बकरियों की कीमत से अधिक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लेकिन 5 बकरियों की कीमत से कम है। तो जो गाय की कीमत, मान लो गाय की कीमत मैंने x माना, ठीक है, और बकरियों की जो कीमत है मान लो मैंने y माना, तो ये बोला 5y से तो कम है पर 4x से ज़्यादा है, 4y से ज़्यादा है, ठीक है। यदि एक बकरी की कीमत 600 और 800 के बीच है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है निष्कर्ष होगा? तो मैंने हमेशा क्या बोला? मिनिमम लो, पहले मिनिमम y की वैल्यू लो। y की वैल्यू लोगे तो ये कितना आएगा? 2400। तो ये जो गाय की वैल्यू है और ये कितना आ जाएगा? 6 30, 3000। ये तो मिनिमम है, ठीक है। मैक्सिमम जब लोग ले लोगे आप 800 तो ये 3200, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा? 8 40, 4000। तो हमेशा याद रखना कि अब जैसे गाय की कीमत है, मिनिमम कितनी है, ये मैक्सिमम कितनी है उसकी, ये तो आंसर इसी आएगा। मिनिमम मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है, याद रखना इसी तरीके से करना होता है इस क्वेश्चन को। समझ में आया? तरीके से अलग तरीका कौन सा आ गया बताइए?
सर मैंने इस वजह से क्वेश्चन को पढ़ा था कि एक गाय की कीमत 4 बकरियों की कीमत से अधिक है। तो सर मैंने इसको 1G करके एक निशान लगा दिया था एरो की साइड की, ये जो एक गाय है 4 बकरियों की कीमत से। अरे भाई वही है जो मैंने बताया अभी, तुम कहाँ अपना दिमाग लेके जा रहे हो? सर आपने जैसे किया है बस थोड़ा सा हाँ रहने दो अब तुम लोग है ना अपना अपना खुद का नया मेथड बताने के लिए अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो। सर आप कुछ पूछने वाले थे? हाँ सब ईमानदारी से जवाब देना है ना। छावा मूवी पहले तो बताओ कितने लोगों ने देखी है? अभी मैं पूछता हूँ, अरे ईमानदारी से बता ना। जो भी क्वेश्चन है वो थोड़ा क्वेश्चन समझा दीजिए, जो जिसमें ये जो वो रहता है। क्या क्वेश्चन समझा दीजिए वाला थोड़ा सा, ये वाला गोली वाला। हाँ अभी थोड़ी देर में। अरे रुको, गोली वाला इसमें देखो ना, इसमें लीनियर इक्वेशन वाला ही क्वेश्चन, आप चाहो तो उसको उस तरीके से कर सकते हो, उस तरीके से देखो। पर यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है, देखो यदि कुल सफ़ेद 10 गोलियाँ, आप देखो यहाँ फिक्स दे दिया अपने को 10 गोलियाँ, तो अपन जो है इसी को मान के करेंगे। अब यहाँ देखो एक बक्से में जिसमें गोलियाँ है, लाल गोलियों से 3 कम सफ़ेद गोलियाँ है। अब देखो ये बोल रहा है कि लाल जो भी गोली होगी उनसे जो है 3 कम, जैसे मान लो कि ये जैसे मान लो ये 10 है, तो उससे जो है 3 कम कितनी होगी? वाइट जो होगी 3 कम होगी 7 होगी। अब इसका मतलब है ये जब 10 है तो ये कितनी होगी? 13 होगी। सही बात है ना? ठीक है। अब आगे बोला है हरी गोलियों से 5 अधिक सफ़ेद गोलियां, हरी गोलियों से 5 अधिक है, तो देखो ग्रीन वाली जो है उससे 5 अधिक मिला के जो है वाइट गोलियां बनती है। तो वाइट गोलियां कितनी, सॉरी यहाँ वाइट गोलियां कितनी है अपने पास? 10। तो अब ये चाहोगे तो अब उधर इस इक्वेशन को ले जाओ, 5 को उधर लेके जाओगे तो ग्रीन की कितनी आ जाएगी? 5। तो 5 13 और 10 कितना हो गया? 28। समझ में आया? हाँ तो ये बता, छावा मूवी कितने लोगों ने देखी? तुम लोग माइंड नहीं देखी सर मैंने। किसी ने देखी है पहले? हैं? मैं भी नहीं देखा अभी कोई नहीं देखा क्या? चलो फिर तो क्वेश्चन ही टाइम नहीं मिल पा रहा ना सर। क्वेश्चन ही गायब हो गया फिर तो। क्वेश्चन है मूवी नहीं देखा तो मैं तो ये पूछ रहा था कि मूवी क्यों सर, क्या है उस मूवी में? मूवी देख के किस किस का खून उबलने लगा था तो उससे पता लगता है कि आपका क्या है सर? मैंने देखी है वो मूवी देखा तुमने छावा? हाँ। जब तुम्हारा नगीना खून जला, क्या हुआ? खून शांत हो गया या खून सूख गया क्या हुआ तुम्हारा? मेरा तो है ना, मेरे तो अंदर तो वो जो उसका लास्ट सीन था ना, वो जो वो अपने एक वो पोएम बोलता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे उसी ने किया है। बाकी जो स्टोरी का जो कंटेंट था ना, उससे मुझे खासा फर्क नहीं पड़ा। अच्छा तो आपको उसकी जो चुनौतियां है, क्या था नगीना लास्ट में क्या बोला उसने ना, वो उनकी कब्र को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसका मुझे इतना नहीं लगा, लेकिन उसकी जो लास्ट की लाइनें थी ना सर, वो है ना अभी तक दिमाग में घूमती है। क्या थी लाइन थी जो ऐसे घूम रही है भाई आपके माइंड में? बताइए। वो जो वो एक्टर था ना, वो बोलता है ऐसे कि तुम माथे का तिलक हो, तुम ऐसे करके बोलते हो पूरा। अच्छा उसी अंदाज में बोलता है। ओह माय गॉड। चंदन हो मेरे माथे का, इसी तरह बोलता है। हाँ। खासा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि बंधुजनों बात ये है कि तुम लोगों का मैं माइंडसेट जानना चाह रहा था कि तुम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हो। कोई नहीं, देखो पर मेरा मानना है कि देखो कभी भी एक चीज़ याद रखना कि किस तरीके से मतलब इतिहास को तरोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है, ताकि उसका देखो उस मूवी का उद्देश्य मूवी का दिखाना नहीं था, उसके द्वारा कैसे प्रेजेंट में लोगों में सांप्रदायिक दंगा फैलाना है, उस मूवी का उद्देश्य वो था। बस यही रीजन है कि मैं बॉलीवुड की मूवी नहीं देखती, फिर टॉलीवुड देखती। एक आपको सोशल इशू मिलेगा उसमें, फिर अगर साई-फाई देख रहे हैं ना, साइंस फिक्शन, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ। सर ये दुख है कि ना ये लोग मतलब पता है कुछ भी करो पर तोड़ो मरोड़ो मत उस चीज को, वो जो फैक्ट था उसको दिखाओ ना। नहीं तो जैसे आप समझते नहीं, पैसा कमाने के लिए करना पड़ेगा ना। पैसा होता है, कम्युनलिज्म फैलाना है वो। अब जैसे ना जैसे मतलब लिबरल सोसाइटी नहीं है देखा जाए तो, मतलब मैंने अभी थोड़े दिन पहले वो बुक पढ़ी थी ना, पॉलिटिक्स वाली कौन सी है, उसमें भी बहुत सारी मूवीज बैन कर दी और बुक्स भी बैन कर देते हैं। मतलब लिबरल टॉलरेंस ही नहीं है सोसाइटी में। अब देखो एक चीज़ याद रखना, हमेशा मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो कि कैसे जो है ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट होता है, कैसे जो है लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है, कैसे लोगों की विचारधारा को प्रभावित किया जाता है, कैसे एक समूह बनाया जाता है। ये कलेक्टिव एफर्ट होता है, तुम्हें पता है।
कैसे ध्रुवीकरण करना है समाज में, कैसे जो है जनता की जो भावनाओं को भड़काना है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। पर मेरा मानना है, देखो एक यही अंतर है। देखो एक चीज़, देखो आप ये चीज़ सोचो, इंडिया में पहली बात तो पढ़े लिखे लोग कितने हैं, जो अच्छे से पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब समझते हैं कि भाई ये लोग क्या चाह रहे हैं। इतनी दूरदर्शिता अगर पढ़ाई से नहीं आ रही है तो समझ लेना वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। दूरदर्शिता को पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं। बात ये है ना कि जो ह्यूमन मेंटालिटी है ना, वो गलत चीजों को कैप्चर करने की ज्यादा होती है। कारण ये है ना कि अपन सही चीज़, अरे भाई आप मुझे बताओ, जैसे ट्रैफिक रूल है, अगर किसी व्यक्ति को ट्रैफिक रूल पता होगा तो उसका पालन करेगा ना वो। अब जिसको ट्रैफिक रूल पता ही नहीं है, वो चीज़ को महत्व नहीं समझ रहा, तो वो तो तोड़ेगा ट्रैफिक रूल। तो अरे तो 90% पढ़े लिखे लोग ही रूल तोड़ते हैं, जिनको पता है उसके बाद भी रूल तोड़ते हैं। कहने का मतलब ये सेंस ये है कि भाई सब बात जिसमें समझ है, भाई ट्रैफिक रूल अपने फ़ायदे के लिए बने हैं तो उसको पालन करेगा वो। अब जिसको पता है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए कोई मतलब की नहीं है, मैं तो तोड़ के इसके नियम को तोड़ के मुझे पता है कि दूसरा उपाय भी है तो मैं वो अपना लूँगा, तो फिर वो लोग क्यों मानेंगे उस चीज़ को। तो वही सेम चीज़ ये है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति को पता है कि भाई ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, कम्युनलिज्म फैलाने का तरीका है, आरएसएस बजरंग दल है, उनकी एक विचारधारा है, उसको ही प्रमोट कर रहे हैं। अब जैसे भाई मैं ऐसे मामलों में मुझे पता है न्यूट्रल रह के भाई देखो कि कैसे लोगों को बढ़ाया जा रहा है, तो दोनों पक्ष गलत है, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, बजरंग दल वालों ने वहाँ जाके वो किया, उसकी कब्र को खोदा, जो भी XYZ है, जलाया वलाया जो भी है, अभी उसका जो रिफ्लेक्शन हुआ जो उधर जो है उस व्यक्ति, उन्होंने तो गलत किया ना। देखो गलत दोनों पक्ष होता है, ये अपन ये है कि हाँ कि उन्होंने पहले नहीं किया, उन्होंने पहले किया। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि दोनों पक्ष रहता है। पर मेरा कहने मतलब कि आप लोग इन चीज़ों में पढ़े लिखे हो, और ख़ास तौर से भाई मेरे स्टूडेंट हो, अगर मुझे कोई पता लगा ना बजरंग दल RSS को सपोर्ट करते हो ना वहीं से डंडे से मारूंगा, सही बता रहा हूँ। मतलब कहने मतलब अगर आप फिर पढ़े लिखे गवार हो, अगर इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, हिंदुज़म ये है, आपका हिंदू धर्म खतरे में है, ये है वो है, सब फालतू की बातें याद रखना। इसी पढ़ाई लिखाई करो। मैं वही कल इसीलिए मैं क्यों सुनीता विलियम्स का मैं बोल रहा था, क्यों जुड़ना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भारत की स्त्रियों को तो पढ़ने नहीं दिया जाता है। पढ़ने पे आज भी जो है कितना सामाजिक प्रतिबंध लगा के रखे हैं। और अब फिर बात करते हैं सुनीता विलियम्स की। यहाँ पे कोई स्त्री अगर मान लो कि बैठ जाती है किसी लड़के के साथ पार्क में, तो बजरंग दल वाले उसको मारने पहुँच जाते हैं। और मुझे बताओ वही सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रह के आई है 9 महीने लड़कों के साथ। दिल्ली के पार्क वालों के साथ तो ठीक करते हैं। तो कितनी ऊंची बातें हैं ना। मतलब यार समझो, आप लोग यही अंतर करोगे ना भाई, पार्क में जाना गलत है, अंतरिक्ष में जाना सही, मतलब समझो ये माइंडसेट की बात है, ये आपकी मानसिकता है जो आपको दिखा रही है कि आप किस तरीके से देखते हो। देखो सही गलत कुछ ही नहीं होता है, आप देखो ना खुद, आप देखो ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये चीज़ सही, अब आप मतलब देखो नर्मदा कैसे सपोर्ट कर देगी पार्क में जाने वालों। नहीं, दिल्ली के लिए सब कुछ जायज भाई, दिल्ली का माहौल ही वही हो रखा है तो अरे नहीं 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 नहीं, आप ये नहीं, ये मानसिकता की बात है। आप लोग ये नहीं समझते। मुझे बताओ कि सुनीता विलियम्स भी तो वहाँ लगभग कितने मेल थे, वो एक फीमेल थी, मुझे बताओ वहाँ पे ये गलत था, आपकी विचारधारा क्यों नहीं आई? मतलब सोचो ना, तो ये तो इसका मतलब तो फिर आप वही है कि दो धारी तलवार अपना रहे हो आप। आपकी एक विचारधारा अलग काम कर रही है, एक विचारधारा अलग काम कर रही है, गलत है ना। अरे नहीं, मतलब समझो, मतलब मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही चीज़ें हैं जो तुम लोगों की कमियाँ हैं, ये चीज़ें सुधारो। नहीं तो फिर अपन वही चीज़ हो जाती है ना कि छावा मूवी देखने जाते हैं जब तो अपना हिंदू धर्म जाग जाता है। मतलब ये गलत है भाई, ये चीज़ याद रखो। तो मैं मेरा क्वेश्चन पूछने का वही पर्पस था कि छावा मूवी देख के किसका खून गर्म हो गया। अगर खून गर्म हो रहा तो मतलब समझ लो आप गलत दिशा में जा रहे हो, ये चीज़ याद रख लेना। पर सर खून गर्म होना तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं ना। अरे क्यों नहीं, उसमें देखो जो उसमें जो दिखाया गया उस मूवी का पर्पज ही क्या है कि जो औरंगजेब था उसने देखो कितना बुरा हाल किया है साहू जी का, तो भाई और उसकी कब्र सोचो कि महाराष्ट्र में ही है और महाराष्ट्र के लोगों को ही मारा था। तो और ये लेकिन मैंने उसमें देखा कि उसने ना कितने अपने उसका जो ट्रस्ट पावर था उसका, वो जो विकी कौशल है उसका, वो कितना बेहतरीन दिखाया है कि अगर आप अपने काम में इतने ट्रस्टेड है वो ये बात सही है कि आपने क्या किया, आपने उस मूवी को जो आपके अकॉर्डिंग जो चीजें थी आपने वो ग्रहण किया, ठीक है वो भी अच्छी बात है। आप अपने फायदे की चीजें वही तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो जो होती है लोग अपने अपने फायदे की चीजें देख लेते हैं। उसी एंगल से बनाई जाती है ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखे तो वो उनका पक्ष भी डालेंगे ना, सबका पक्ष डालेंगे थोड़ा थोड़ा। जो है राजनीतिक प्रोपेगेंडा होते हैं, आप लोग ये समझा करो, राजनीति बहुत खतरनाक चीज़ है भाई।
मतलब स्वाभाविक सी बात है कि मराठा, सोचो कि मराठा जो 100 साल वहाँ पे राज करते उसके बावजूद वो चाहते तो उस टाइम नहीं उखाड़ के फेंक सकते थे उसकी जो वो थी कब्र, उसको क्यों नहीं फेंके? आप खुद ही सोचो, क्या उनके बाजुओं में दम नहीं था जो आज बजरंग दल वालों के दम आ गया जो उसको उखाड़ के फेंक रहे हैं? ये खुद ही सोचो यार, ये लॉजिकली कितनी चीज़ें है। ये सर एक रवीश कुमार है ना, उन्होंने डाला था, मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो उनकी वीडियो आई थी, तो उनकी वीडियो देख के मुझे पता चला था कि ऐसे उनकी कब्र को लेकर के कुछ ऐसा विवाद हुआ है। अरे वो इस मूवी के बाद हुआ है, इस मूवी के बाद हुआ है। दूसरी बात है कि सीएम खुद बोला कि उसके कब्र यहाँ पे क्या कर रहे हो, उठा के फेंको उसको। साला कैसे कैसे सीएम बना देते हो, कैसे लोगों को, भाई क्या है यार। साला मतलब खुद सोचो यार, देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप मुझे बताओ यार, इन्हीं चीज़ों में तुम खेलते रहोगे, कब्रें उखाड़ते रहोगे तो स्वाभाविक सी बात है भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, हिस्ट्री पढ़ेंगे। चलो ठीक है, 8:55 हो रहा है, 9:20 तक मिल लेना। 9:15, अरे नहीं उधर जीएस ज़्यादा करेंगे आज, इसीलिए मैंने रोक दिया। चलो ठीक है, कितना हो गया? 8:55 हो रहा है, तो 8:15 9:15 तक मिल जाना, उससे ज़्यादा नहीं। 9:15 पे क्लास शुरू हो जाएगी।